एजुकेशनल बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो, एथिकल बातें हो, कुछ इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी की बात हो, जो सरकार की गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, चाहे नेशनल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, हर तरह के मिक्स अप न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन होता है, डेटा होता है, फैक्ट्स होता है। हमें क्या करना है, जो न्यूज़ चर्चा में रहा है, जो हाइलाइटेड रहा है, उससे संबंधित फैक्ट्स साथ-साथ कांसेप्ट उसको हम लोग कवर किया करेंगे और प्रयास करेंगे कि उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करें और नोट डाउन के साथ-साथ जब आप इंटरव्यू में बोले तो उसका इस्तेमाल हो। जैसे रिसेंटली अभी बिहार सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है महिलाओं के लिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब इसमें क्या बेनिफिट्स है? या अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या हो रहा है, तो पहले तो जो बहुत सारी योजनाएँ चली आ रही है, चाहे साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, कन्या उत्थान योजना है, ये नया रिसेंट एड हुआ है। इसमें आप बता सकते हैं कि 10,000 रुपए मिलता है, तो ये कंटेंट की बात है। अभी इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं नेपाल में जेन ज़ी आंदोलन हुआ, क्यों हुआ? क्या वजह रहा? और अलग-अलग नेबरिंग कंट्री में क्या स्थिति है, चाहे वो नेपाल ये श्रीलंका की बात करें, मालदीव की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, मालदीव का भी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति वहाँ का भी खराब है। तो क्या सिचुएशन है? हमारा उस पे क्या स्टेप होना चाहिए? कौन-सा स्टैंड होना चाहिए? तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग बिहार को हम लोग देखते हैं, उसके बाद धीरे-धीरे सब देखेंगे। देखिए, ये अलग-अलग ये सितंबर का है, 1 से लेकर के 10 सितंबर तक का। हम लोग आदत डाल लें पेपर पढ़ने का, जो नहीं पढ़ रहे हैं पेपर, एकदम आदत डाल लीजिए पेपर पढ़ने का और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, उसको रख से निकाल करके अपने कॉपी में लिखें। ये बिहार का न्यूज़ है, नेशनल इंटरनेशनल में जो महत्वपूर्ण है, साइंस एंड टेक में और ये इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, एथिक्स, कुछ ऐसा बदलाव, कुछ ऐसा मोटिवेशन है, जैसे सोलर दीदी है बिहार में, तो उसको भी हम लोग देखा करेंगे। उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये बिहार का न्यूज़ है, इसमें बिहार में बहुत सारा न्यूज़ है। स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा? कोई बताएँ एक? यस सर। हाँ, ओके। ये देखिए बिहार पुलिस में नया आईटी कैडर का है। ये सोलर दीदी के नाम से मशहूर हुई है। कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें क्या बदलाव है और कैसे वो बुजुर्ग को हेल्प कर रहा है। अलग-अलग जो योजनाएँ लॉन्च की गई है राज्य सरकार की तरफ से। ये भी मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये बिहार राज्य जीविका निधि हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। ये इंडस्ट्री से संबंधित कुछ न्यूज़ है। राजस्व महाअभियान हम लोग न्यूज़ देखते ही आ रहे हैं, क्या है, कैसे जो विशेष सर्वे जो राजस्व का सर्वे विशेष सर्वे चल रहा था, विशेष सर्वे अभियान, उससे कैसे डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का अभियान का क्या मकसद था? और भी कौन-कौन से अभियान चलाए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा? ये एग्रीकल्चर रोड मैप का क्या-क्या बेनिफिट्स वर्तमान में बिहार सरकार कृषि उत्थान के लिए कौन-कौन सा स्टेप ले रही है? क्या अचीवमेंट्स है? कुछ डेटा फैक्ट्स भी है। पितृ पक्ष मेला अभी बिहार में चल रहा है, गया में। देखिए एशियन हीरो एशिया पुरुष हॉकी कप जो भी रिसेंटली इंडिया जीत गया है, ग्रामीण शक्ति योजना है, तो हम एक-एक करके देखते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल में भी है, नेशनल में भी है, साइंस एंड टेक में भी है। साइंस एंड टेक में भी जो नया-नया अभी ड्रोन्स स्पेशली जो इज़राइल और ईरान के बीच में चल रहा है या गाज़ा के बीच में चल रहा है, उधर आप देखते हैं तो यूक्रेन रसिया के बीच में, तो नया-नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एआई का बात है। कुछ-कुछ जो बदलाव होते आ रहा है, उसमें जो न्यूज़ में रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि किसी भी तरह का प्रश्न जब पूछा जाए, तो आप ब्लैंक नहीं हो। इन द सेंस ये होता है कि मान लीजिए कि अगर आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछा गया और वो न्यूज़ में था, लेकिन आपने पढ़ा नहीं या ध्यान नहीं रहा, तो ये एक आपकी कॉपी में लिखा रहेगा, तो इंटरव्यू से पहले, मॉक देने से पहले वो रिवीजन करते रहना है। एट लीस्ट जो न्यूज़ में है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज का ये मतलब वो पूरा, क्योंकि उनका एक क्या ये डेली रूटीन है। तो जो पेपर में देख रहे हैं, वही पढ़ के आ गए, वही लिख लिए, वही पूछ दिए। फिर उसी से कहाँ तक इंटरलिंक करके जाएगा, नो वन नोज़। हमारा क्या काम है,
हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ें और आपका जो मैंने बताया है कुल 8 सेक्शन, तो उसमें पे काम करना है और न्यूज़पेपर को जो न्यूज़ है उससे न्यूज़ से संबंधित जो भी बेसिक कांसेप्ट है उसको पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे। सितंबर का हम करवा रहे हैं और बाकी पीछे 1-2 महीने का और करा, जुलाई अगस्त का करा लेंगे। बाकी अभी से कंटिन्यू अगर नवंबर में रिजल्ट आता है, संभवतः आ ही जाएगा, तो आपका तैयार रहे। जून जुलाई से एटलीस्ट तैयार रहे कि पिछले 6 महीने का 5 महीने का कंसेप्चुअल भी और फैक्चुअल भी। ठीक है, हम लोग देखते हैं। देखिए पहला न्यूज़ क्या है, अवैध बालू खनन पे कार्रवाई। तो ये देखिए राज्य में जो राजस्व का, अब इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी हम लोग देखेंगे। राज्य में राजस्व का क्या-क्या, अभी तो जब से शराबबंदी हुई है लिकर, तब से तो दिक्कत हो ही गई है, लेकिन हमारे पास जो बालू खनन का है आज भी इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है सरकार को, लेकिन हमेशा बालू माफिया से पंगा लेना पड़ता है। जो प्रशासन में होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे बीडीओ हो, सीईओ, एसएचओ हो, उस क्षेत्र के एसडीएम हो, डीएम हो, एडीएम हो, सभी लोग को उससे फेस करना पड़ता है और उसको हैंडल करना पड़ता है। बाकी जो सरकार की पॉलिसी है, विभाग जो पॉलिसी बनाता है, वर्तमान में पॉलिसी बना रही है, ऐसा क्राइम डेटा हो कि कौन-कौन सा पहले उसमें जो इलीगल माइनिंग करते हैं, उसका एक डेटा हो, जीपीएस लोकेशन, हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग हो और साथ-साथ ड्रोन का भी यूज़ हो रहा है। बहुत तरीके का प्रयास सरकार कर रही है। तो ये क्या एक आइडिया मिल रहा है कि आपसे पूछा जाए कि मान ली कि बिहार सरकार अभी बालू खनन का या बालू माफिया का कुछ ज़्यादा ही आजकल क्राइम बढ़ गया है या बहुत अधिक हो रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं? इसे कैसे काउंटर करेंगे? कैसे कम करेंगे? तो थोड़ा-सा भी अगर पता है, अगर आप न्यूज़ पढ़े हैं, तो सर वर्तमान में सरकार भी कर रही है और क्या-क्या किया जा सकता है? पहला नंबर तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका सहयोग लिया जाएगा। साथ-साथ जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोकल पीपल हैं, उसका सहयोग लिया जाएगा कि कब-कब वो लोग इल्लीगल माइनिंग करते हैं। साथ-साथ तो जो ड्रोन सर्वे किया जा रहा है, साथ नाइट विज़न कैमरा हो, जो हमारे फोर्सेज़ हो, जो हमारे लोकल प्रशासन हो, लोकल जो पुलिस हो, उसको हाइली इक्विपमेंट से इक्विप किया जाए। ये सब प्रयास बता सकते हैं। बाकी अवेयरनेस तो होना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, अवैध खनन का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कोई बताएँगे? तो बताइए क्या नुकसान है? अगर आपसे पॉइंट पे पूछा जाए, अवैध खनन का क्या नुकसान है? हाँ, बताइए। एक तो सबसे पहले सर ट्रांसपेरेंट कोई एक बताएँगे? हाँ। ट्रांसपेरेंट वे में सर जो माइनिंग होता है माइनर मिनरल्स का, वो हाँ। नहीं होगा तो जो ऑनेस्ट बिडर्स हैं वो कनेक्टेड हो जाएंगे कि मतलब ये नहीं हम नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। दूसरा सर एनवायरमेंटल इसका इम्पैक्ट होगा इन द सेंस कि सर सॉल्ट वाटर इनग्रेस हो जाएगा ग्राउंड वाटर में। तीसरा सर जो सिल्ट फॉर्मेशन होता है रिवर में, जो कि बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी एनिमल्स के लिए हैबिटेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो भी फॉर्म नहीं होगा। चौथा सर क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स इससे बढ़ जाएगा बिहार में, क्योंकि यही लोग फंडिंग वगैरह। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह का मतलब आप पॉइंट वाइज जैसा आपने बताया, क्या नाम है आपका? सर चिरंजीव। वेरी गुड। तो ऐसा ही आपको पॉइंट वाइज जो भी आंसर रखना है कि क्या चुनौतियां हैं और अब इसी में क्या स्टेप्स हो सकता है। अभी क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के बाद जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उस पे आप नोट डाउन कर लें। बिहार करंट अफेयर्स में ये न्यूज चल रहा है, इसको नोट डाउन कर लिए, आपका ये कंप्लीट हो गया कि बालू खनन माफिया या किसी तरह का जो भी अवैध जो भी मिनरल्स से इलीगल माइनिंग हो रहा है किसी भी मिनरल्स का, उसमें आप कैसे काउंटर करेंगे, क्या आपका स्टेप हो और क्या चैलेंजेज है और कौन-कौन क्षेत्र में इलीगल माइनिंग की जाती है, स्पेशली सोन के, जहाँ पे सोन रिवर से, गंडक रिवर से कहाँ पे क्या होता है, ये सब पॉइंट कर लेना, आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। और वर्तमान में सरकार का क्या स्टेप है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रोन मैपिंग किया जा रहा है, साथ ही साथ अधिकारी की तैनाती की जाएगी, जो हिस्ट्री शीटर हैं उसका भी एक रिकॉर्ड बेस रखा जाएगा, साथ-साथ छापेमारी भी की जाएगी, उसके अलावा कैमरे के द्वारा भी निगरानी किया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया कितना रस वसूला गया है, जब वाहन से जब्ती किया गया है, ये सब डेटा है और ये स्टेप्स है। ये आप याद रखेंगे, लिख के रखेंगे, मॉक देने के जाने से पहले रिवीजन करके जाएंगे बिहार करंट अफेयर्स, ये न्यूज है। क्या पूछेंगे जो पेपर में रहेगा, जो न्यूज चल रहा है, जो बिहार से संबंधित, जो बिहार का डेवलपमेंट है, उसी से प्रश्न आएगा, तो उसको कवर कर लेना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। बिहार पुलिस में बनेगा पहली बार आईटी कैडर। आईटी कैडर जिस तरीके से देखिए आज इस एआई की दुनिया में साइबर क्राइम, इंटरनेट की दुनिया में साइबर क्राइम बहुत अधिक बढ़ गया है। अभी तो लास्ट ईयर भी वैकेंसी आया था टेक्निकल विंग का, डीएसपी का जो आया था टेक्निकल विंग का। तो अब सरकार प्रयास कर रही है कि एक तो उसका स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हो या सीएस से हो, ताकि उसके पास एक ठीक-ठाक नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग का हो या अच्छी तरीके से हैकिंग कर सके, एथिकल हैकिंग, ताकि हम लोग ट्रेस कर सकें। तो एक प्रयास कर रही है कि अब आईटी कैडर बनाया जाए। अब ये जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस डीवाईएसपी होगा। अभी आप चॉइस बता सकते हैं कि सर आज जो साइबर क्राइम का चैलेंजेस हो रहा है उसके लिए वर्तमान में सरकार द्वारा आईटी कैडर बनाया जा रहा है, उसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसके रिक्रूटमेंट में जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, जो हाईली स्किल्ड है या सीएस ब्रांच के उनको लाया जा रहा है और एक अलग बहुत बेहतर प्रयास है। उसमें और अधिक हम लोग ये कर सकते हैं कि जो पहले से ही नियुक्त हैं, जो पहले से अपॉइंटेड हैं, उसमें भी अगर जिनका बैकग्राउंड टेक्निकल बैकग्राउंड है, चाहे वो सीएस के हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के हैं, या जिनकी बेहतर प्रोग्रामिंग है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, जो और भी होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टेड लोग होते हैं जिनको एथिकल हैकिंग का कोर्स या कंप्यूटर से खेलना अच्छा लगता है, उसको हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। एक ऐसा तो ये आप जिनका भी डीवाईएसपी है, अभी जो चैलेंजेस है साइबर क्राइम और जितने भी अनएथिकल हैकिंग हो रहा है उसको हम लोग कैसे काउंटर करेंगे, क्या स्टेप्स होना चाहिए। जैसे बिहार में अलग-अलग पुलिस का अलग-अलग डिपार्टमेंट्स बना हुआ है, स्पेसिफिक विंग है। जैसे आप जानते होंगे एसटीएफ का नाम सुने होंगे, स्पेशल टास्क फोर्स, एटीएस, एंटी टेररिस्ट। उसके अलावा आपका निगरानी विजिलेंस, स्पेशल विजिलेंस, ये जानते ही हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, महिला बटालियन, बीएसएफ, सीआईडी, सिक्योरिटी क्राइम। तो ये सारा ये अलग-अलग स्पेसिफिक विंग बनाया गया है। अब बिहार सरकार का एक और प्रयास है कि अब एक आईटी कैडर भी बनाएंगे। तो आप जब रिफॉर्म्स की बात होगी, जिनका डीवाईएसपी है, जहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की बात होगी या ऐसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होगी, वहां पे आप ये पॉइंट रख सकते हैं कि सर आज इन द एरा ऑफ एआई, आईओटी, इंटरनेट, we can create IT cadre of specific purpose। तो उसमें क्या होगा ना कि आपका लगे कि नहीं, लड़का कीन इंटरेस्टेड है, एक स्पेसिफिक विजन रखता है और साथ में उसमें ये भी पॉइंट आउट करना देना है कि सर वर्तमान में सरकार ये प्रयास कर रही है, ऐसा पॉलिसी बना रही है। उससे ये होगा कि आप सरकार की जो पॉलिसी आ रही है उस पर भी आपका हीड है, उस पर भी आप ध्यान दे रहे हैं क्या क्या चल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आप सरकार का ही पार्ट बनने जा रहे हैं। और पुलिस रिफॉर्म से संबंधित क्या-क्या प्रयास है, जैसे प्रकाश सिंह का केस हम लोग पढ़ाएँगे। प्रकाश सिंह का केस है, उसमें 2006 में रिफॉर्म्स आया था कि इन्वेस्टिगेशन बॉडी और पेट्रोलिंग बॉडी अलग-अलग होना चाहिए। उसके लिए स्पेसिफिक बोर्ड सेटअप होना चाहिए, जिसमें स्पेसिफिक बोर्ड का काम होगा कि जो जितने भी पुलिस है उसकी छुट्टी आज भी मिलने में बहुत दिक्कत होता है। तो उसकी छुट्टियाँ, उसके ट्रांसफर्स, उसके अलाउंस, ये सब चीज़ों का अलग उसका एक विंग हो। इसके अलावा उसमें और प्रोविज़न है कि 3F का बात किया गया है उसमें। फंड्स, फंक्शन, फंक्शनरीज कि फंड की कमी है। फंक्शंस आज भी हमारे यहाँ जो फंक्शंस हो रहा है उसमें क्या है कि अभी हम लोग के कमिश्नरी सिस्टम पे नहीं आ पाए हैं। आज भी हम लोग वही डीजीपी सिस्टम, कमिश्नरी सिस्टम पे हम लोग नहीं आ पाए हैं। हमारे यहाँ बिहार में एक भी सिटी में कमिश्नरी सिस्टम लागू नहीं है। तो उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हम लोग पुलिस रिफॉर्म से पुलिस का क्लास लेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इसमें ये न्यूज है, इसको आप एडिशन कर सकते हैं कि पुलिस जिनका फर्स्ट चॉइस है डीवाईएसपी, वो तो जरूर ध्यान रखेंगे। बाकी लोग भी एज ए एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स उसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप एज एसडीएम बनते हैं। एज एसडीएम, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का ओवरऑल ऑल इन ऑल कौन होते हैं? एक अनुमंडल में एसडीएम होते हैं। अलग बात है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का हेड डीवाईएसपी या एसडीपी होते हैं, बट ओवरऑल सबसे पहले एसडीएम को ही देखना होता है सारी चीजें। तो आपके पास हर तरह का नॉलेज होना चाहिए, जनरल लॉ एंड ऑर्डर का तो होना ही चाहिए, और कौन कौन से नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। एक तरह से आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपको हर तरह का नॉलेज हो। तो इसलिए आपको ये पता रखना है कि इसमें क्या क्या बदलाव हो सकता है और कौन कौन से विंग है, एसटीएफ, एटीएस, ये सब भी ध्यान रखेंगे। और पुलिस का हायरार्की तो पता ही होगा आप लोग को, क्लास भी लिए हैं इसके बारे में।
देखिए ये एक न्यूज़ है, सोलर दीदी। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप? अब ये मुजफ्फरपुर की है, इसने पहले बहुत संघर्ष करके इसका स्ट्रगल स्टोरी है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें यही है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी ना जो मन की बात है उसमें इनका प्रेज़ किए, प्रशंसा किए हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए स्पेशली वीमेन कैंडिडेट कि बताइए 3 महिलाएँ ऐसे कौन-सा प्रेज़ किए, तो आप उसमें आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जो महिलाएँ हैं बिहार की पार्वती देवी, उस सब तो आप चर्चा करेंगे। लेकिन आप इनका भी ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली सर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था या उनके बारे में सुना था, सोलर दीदी के नाम से मशहूर ही है, देवकी सिंह नाम है, जो कि इंस्पायर की है और किस तरीके से इस अभी जो एसडीजी का मूवमेंट चल रहा है, एनवायरनमेंट से चैलेंजेज़ है, किस तरीके से वो सोलर मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। आपका आंसर ऑटोमेटिक अन्य लोगों से बेहतर हो जाएगा। आपने 2 का नाम लिया, 3 का नाम लिया, 3 महिला, इसके अलावा आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये ऐड ऑन कब होगा? जब आपने आपकी कॉपी में नोट डाउन होगा, क्योंकि दिमाग में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे निकल कब पाएगा? जब आप कंटिन्यू रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तब। तो इसको आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो भी न्यूज़ है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए, उसको कैसे प्रेज़ेंट करना है, कैसे उसको फैब्रिकेट करना है, ये आपको सीखना है। और ये एक दिन में नहीं सीख पाइएगा। जब तक आप कंटिन्यू पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक नहीं सीखेंगे और बोलेंगे नहीं। तो उसको नोट डाउन भी करना है, जॉट डाउन भी करना है, साथ-साथ उसको बोलना भी है और पढ़ना भी है। ये देखिए हमारे जो 3 नए आपराधिक कानून हैं, यहाँ पे भी रिफॉर्म्स की बात हो रही है। तो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बुजुर्ग के लिए कैसे ये अब हेल्पफुल होने वाला है। कोई बताइए? कुछ प्रोविज़न जानकारी है आपकी किन्हीं को? भारतीय न्याय संहिता, न्यायिक सुरक्षा संहिता, उसमें क्या कुछ प्रोविज़न है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्ग के लिए? एनीवन प्लीज़? कुछ पॉइंट्स बताएँ, पॉइंट बताइए, पॉइंट वाइज़, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे। सर जनरल आइडिया है लेकिन पार्टिकुलर बताइए। जैसे चिल्ड्रन के लिए नहीं आइडिया है। जनरल आइडिया बताइए। सर एक धारा जुड़ी है, हाँ, बताइए। हाँ, महिलाओं बताइए से आप। संबंधित है। तो जो ये है कि शादी का झांसा देकर अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो फिर ये भी एक मतलब बलात्कार पे श्रेणी में आता है, लेकिन ये 69 बीएनएस में आता है जो 64 से अलग है, बलात्कार से अलग है और इसके लिए 10 साल हाँ। सजा है। मैं ये जानना चाह रहा था ना कि जो हमारा नया कानून आया है उसमें जो फ्रेंडली बनाया गया है, चाहे वो चाइल्ड फ्रेंडली, वीमेन फ्रेंडली, उसमें क्या नया बदलाव किया गया है ना? जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं ना 0 एफआईआर। हाँ सर, 0 पहले एफआईआर होगा। देखिए 0 एफआईआर होगा कि किसी भी थाने में कहीं पे भी क्राइम हुआ है तो आप आसानी से आप उसको रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। बाकी फिर आप वहाँ पे अपने जो लोकल थाने में जा करके सारा आपका अनुसंधान होगा, रिसर्च होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। दूसरा था कि पहले सर अगर कोई अगर कंप्लीट कर ले और उसके खिलाफ कोई केस नहीं बचता है तो उनको फिर निकाल दिया जाएगा। मतलब अगर हाँ। उन्होंने सेंटेंस इसमें सर छोटे मोटे क्राइम के लिए सर समाज सेवा का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के पॉइंट्स आप अपने पास लिख के रखें तभी बोल पाएंगे। और जैसे देखिए एक जैसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। हाँ बताइए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी आप कैदी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोर्ट हियरिंग में, और कोर्ट कई मामलों में एक्स पार्टी डिसीजन भी दे सकती है अगर बार बार अगर अपोजिट पार्टी पार्टिसिपेट नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है तो। हाँ, तो ये सब क्या है हमारा एक तरह से आप कह सकते हैं कि लॉ फ्रेंडली बनाया गया है। जो भी लॉ है वो फ्रेंडली हो, चाहे वो एक और हुआ है बच्चों के साथ जो किडनैपिंग के मामले होते हैं उसमें अब चाइल्ड की परिभाषा में जो है ना वो लिंग का जिक्र नहीं होगा। मतलब अगर बच्चे लड़का हो या लड़की। हाँ, मतलब जेंडर का बात किया जाएगा, जेंडर बस, नॉट मेल नॉट फीमेल, ओनली जेंडर। तो एक तरह से क्या है ये हम लोग न्यूट्रलाइज जस्टिस को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रल कर रहे हैं। ये नहीं कि मेल वेस्ट या फीमेल वेस्ट। और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का बात, पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को तवज्जो नहीं दी जाती थी, अब ये पूर्ण रूप से मेंशन कर दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जितने भी होंगे, चाहे वो फिंगरप्रिंट से लेकर के, चाहे वो आई स्कैन के, वो भी जितने भी तरह के होते हैं, वो सारा एविडेंस, चाहे वो वीडियो हो, किसी चीज का फोटो हो, वो सारा एविडेंस के रूप में रखा जा सकता है और उस पर
कोर्ट फैसला सुना सकती है। और भी बहुत सारे और बदलाव हुए हैं। इसमें एक हाँ। सर मुख्य बदलाव ये भी है कि सर दंड को हटा करके पहले न्याय को लाया गया है, क्योंकि दंड जो है वो हाँ। राजशाही को ये डिनोट करता है। हाँ बिल्कुल। सर और तो एक इसी सर में राजगृह को भी हटा दिया गया है। राजद्रोह हट गया है। तो वही आप हाँ। ध्यान रखेंगे कि वीमेन जो भी आप कह सकते हैं मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के पीपल हैं, स्पेशली वीमेन हो गए, चाइल्ड हो गए, या ओल्ड एज पीपल हो गए, या आपके ट्रांसजेंडर हो गए, उसका जरूर चर्चा करें। जब जब भी आपका बात हो सोशल इश्यूज का, तो उसमें वीमेन के साथ साथ ये वीमेन चाइल्ड तो बात करना है, माइक बंद कर लीजिए, जब कहा जाएगा तब बोलिएगा। वीमेन चाइल्ड के साथ साथ ये ट्रांसजेंडर को जरूर ऐड करेंगे कि ट्रांसजेंडर के लिए क्या किया गया है। जैसे आपने बताया ना कि जेंडर बात रखा गया है, ये मेल फीमेल का बात नहीं किया गया। तो सोशल इश्यूज में जैसे भी आपसे बात हो, सोशल जस्टिस की बात हो, तो ये पॉइंट जरूर ऐड करेंगे, ट्रांसजेंडर वाला सेक्शन। ये ध्यान रखेंगे जब भी, ये थोड़ा सा, और एक क्योंकि वीमेन का हर कोई बात करता है, चाइल्ड का हर कोई बात करता है। हाँ बताइए। सर बताइए कुछ बोलना मेडिकल चाह रेप रहे हैं। जो था ना वो भी हट गया है। पहले था ना, हाँ ठीक है, अगर मतलब 18 साल से ऊपर हाँ। को लगती थी तो। हाँ तो इसको मेरा कहने का इन द सेंस न्यूज पढ़ाने का मतलब ये है कि वीमेन का, यूथ का, चाइल्ड का, ओल्ड एज का, ट्रांसजेंडर का सरकार ने क्या बदलाव किया है। घर घर बैठे आप एफआईआर कर सकते हैं। आज जो सीसीटीएनएस है, इससे आप घर बैठे आप ये पूरा क्या है लिंक्ड किया हुआ है। कौन कौन, ई कोर्ट, आपका ये हो गया ई प्रोविशन, आपका ये थाना पुलिस स्टेशन, ये सारा ऐड किया गया है। किस लिए ऐड किया गया है? ई साक्ष्य ये सर और एफआईआर, ई समन। ये सारा एक तरह से इंटीग्रेट किया गया है कि जो जो भी डायरी लिखा जाता है, डायरी लिखने के बाद वो उसको अपलोड करना होता है सीसीटीएनएस पोर्टल पे, और वो आसानी से जो उसके अपर पदाधिकारी हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर, वो भी देख सकते हैं, साथ साथ कोर्ट भी देख सकती है, और आप भी देख सकते हैं कि हमारा केस कहाँ तक बढ़ा है। ये टोटली ट्रांसपेरेंट है और ये इंटीग्रेटेड बनाया गया है। इसमें ई प्रिजन, ई प्रोविशन, ई कोर्ट, ये एफआईआर, सबको लिंक किया गया, इंटरलिंक किया गया है। और ये एफआईआर भी आप कर सकते हैं, मतलब मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, फोन पे भी कॉल कर सकते हैं 112। तो ये सारा प्रक्रिया अपनाया गया है। तो ये आप न्यूज ध्यान रखेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स में कैसे कैसे क्या क्या बदलाव किया गया है, स्पेशली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जो हाशिए पर के लोग हैं, उसको कैसे बेनिफिट मिलेगा। बाकी जो मालदार आदमी है उसको तो मिल ही जा रहा है। और ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जो प्रशासन होती है, चाहे आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आप जो मालदार व्यक्ति है, जो कुलीन व्यक्ति है, वो कभी आपके पास नहीं आता है। वही आता है जो असहाय है। तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम जो आ रहे हैं असहाय, आपके पास इसीलिए इसी उम्मीद में आ रहे हैं, इसी आस में आ रहे हैं कि आपसे कुछ हेल्प मिलेगा। तो जो भी आपके पास अधिकार हो, जो भी ऑथराइज्ड हो, उसका जो इस्तेमाल करके उसको हेल्प पहुंचाने का प्रयास करना है। क्योंकि मालदार आदमी, कुलीन व्यक्ति कहीं नहीं आता है, उसका काम हो जाता है। ये महत्वपूर्ण न्यूज है, वीमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है। इसको यूज कहाँ करेंगे? वीमेन एम्पावरमेंट में। जीविका अपने आप में एक बहुत बड़ा सोसाइटी जो फर्म है, उसमें कितना है अभी बताइए, जनसंख्या कितना है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने एसएचजी है? एनीवन? 12.33 lakh as per economic survey 2024. और कितनी महिलाएं हैं? हेल्प ग्रुप है। 10.65 पहले था, अब बढ़ गया है। अब 12.33 हो गया। 11 लाख। कितनी जीविका दीदियां हैं? लगभग 63 लाख के अराउंड है सर। देखिए 11 लाख जो आप देख रहे हैं, ये पहले 10.65 था, अभी ऑलमोस्ट 11 लाख एसएचजी ग्रुप है, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसमें लगभग 1,40,00,000। ये डेटा याद रखेंगे, सबको याद रखना है, स्पेशली वीमेन कैंडिडेट को जरूर याद रखना है। और उसमें अभी जो सरकार
बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा ये 2 चीज देखिए, एक तो आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना वाला बात याद रखना है, और ये अलग से ही बनाया गया है कि लोन सैंक्शन जितने भी जीविका महिलाएं, जीविका दीदियां हैं, उनको आसानी से लोन मिल सके, उसके लिए ये कोऑपरेटिव बनाया गया है। उसमें देखिए 105 करोड़ का रुपये का ट्रांसफर किया गया है। क्या मकसद है? वही आर्थिक स्वावलंबन हो, फाइनेंशियली एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकली एम्पावरमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, ओवरऑल वीमेन एम्पावरमेंट हो। ये ध्यान रखेंगे न्यूज, इसका वीमेन एम्पावरमेंट पे यूज कर सकते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट क्या है, कौन कौन सा, देखिए वीमेन एम्पावरमेंट पे जब हम लोग चर्चा करते हैं, हाँ कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर इकोनॉमिक सर्वे में लेकिन दिया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले में कि एसएचजीज वाया का 12.33 लाख 12.33 लाख। हाँ ठीक है, याद रखिए, उतना याद रखिए। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा ज्यादा वैलिड होगा तो आप बता सकते हैं। देखिए जहां पे भी डेटा का बात हो, और स्पेशली इंटरव्यू में, तो आप सर ऐसे मान के बोलिएगा, अप्रोक्स सर लगभग बोल दीजिएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ठीक है, अप्रोक्सीमेट बोल के निकल जाना सर एग्जैक्टली, और ज्यादा आपको एग्जैक्ट याद है तो अकॉर्डिंग टू बोल दीजिए इकोनॉमिक सर्वे या वीमेन एम्पावरमेंट की। जब हम लोग बात करते हैं तो उसका डिफिनेशन याद होना चाहिए, साथ साथ कौन कौन से राइट्स है, लीगल राइट्स क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या क्या है। लीगल में जब हम लोग बात करेंगे तो भारतीय न्याय संहिता जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, नागरिक सुरक्षा संहिता, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन कौन सा है, डीपीएसपी में जो चर्चा जो है हमारा राइट्स है। उसके अलावा कौन कौन से लॉज हैं जो बने हुए हैं, चाहे वो आपका ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, डॉरी एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इनहेरिटेंस एक्ट है, ये सब आपको याद रखना है। जैसे अब बात हो, अब ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि कॉमन टॉपिक है, किसी से पूछा जा सकता है। अब उसमें आपको एडिशन करना है कि रिसेंटली बिहार सरकार ने क्या किया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार, मुख्यमंत्री महिला लघु उद्यम योजना, उसके अलावा ये अलग से राज्य जीविका के लिए बनाया गया है, जीविका का मानदेय बढ़ा दिया गया है, बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। अभी महिला संवाद हुआ था, तो ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए। हम जैसे पूछे बता देना था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, इसको आप कंटिन्यू करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए सोलर पैनल, अब ये जो न्यूज आपने पढ़ा ही होगा कि 125 यूनिट फ्री मिलेगा बिजली। सरकार का प्रयास है कि अब ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर पैनल लगाया जाए। 2 तरह का होता है ना, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड, जानते हैं ना? ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, क्लियर है पॉइंट ये? जी सर। ठीक है, तो ये हम लोग जो बनाने वाले हैं ये ऑन ग्रिड, सरकार का प्रयास है कि ऑन ग्रिड कनेक्टेड हो, कि जो भी अगर जितना बिजली खपत कर पाए, अदरवाइज वो ट्रांसफर हो जाए बिजली और वो बचेगा। और वैसे 125 यूनिट क्योंकि जब जे दे रही है सरकार, तो उसमें सरकार का राजस्व तो लॉस बढ़ेगा ही, लोड बढ़ेगा ही, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इससे कंपेंसेट किया जाए सोलर योजना ला करके। जो पीएम सोलर योजना, सूर्योदय योजना है, उससे भी कुल मिलाकर के सरकार भी, बिहार सरकार भी ग्रांट दे रही है, 75% तक ग्रांट देगी। जैसे कंडीशन होगा, कितना कौन सा वाट का लगा रहे हैं, उस हिसाब से ग्रांट मिलेगा। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली घर योजना है ही, साथ साथ बिहार सरकार का क्या उसमें प्रयास है। अब इससे क्या क्या बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट्स है। एसडीजी गोल हम लोग पूरा कर सकते हैं, बिहार का जो जीरो कार्बन मिशन 2070 है उसको अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलएसडीजी, देखिए ये भी एसडीजी तो हम लोग चर्चा करते हैं, इसका भी आप बात कर सकते हैं। एलएसडीजी, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। बिहार की आज भी इकोनॉमी रूरल डेवलपमेंट इकोनॉमी है, तो इसमें ये भारत सरकार का नीति आयोग का प्रयास है कि जो एसडीजी 17 गोल था उसको एलएसडीजी के तौर पे हम लोग कुल 9 थीम पे बनाया गया है, उसमें लोकलाइज किया गया है, लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उस पर काम कर रही है सरकार। तो अब इसे भी चर्चा कर सकते हैं। इसमें एक है हरित गांव, इसमें आपका यही प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, और जहां जहां रिन्यूएबल रूफटॉप जो हो रहा है, सोलर लाइट जो लग रहा है, जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे। किसी भी तरह का प्रश्न आए कि रिन्यूएबल में क्या क्या काम हो रहा है, बिहार सरकार क्या कर रही है, क्या लक्ष्य है,
तो ये हो रहा है सर, ये होना चाहिए और इसमें ये स्टेप ऐड हो सकता है। जैसे उसमें हमने बताया सोलर रेडी का नाम आ गया, या ये यूनिट फ्री किया है। अब उसमें आप यूनिट फ्री किया तो कैसे, देखिए अब सरकार को देख नहीं सकते हैं आप। सरकार जब पॉलिसी ले आई तो उसमें आप उसमें बता सकते हैं कि उसमें क्या एडिशन किया जा सकता है। क्रिटिसाइज का भी एक लिमिटेशन है कि उसको कैसे और इम्प्रूव करके कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे वो यूजर फ्रेंडली हो सकता है, कैसे वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। लोड तो होगा, रेवेन्यू लोड हो गया इस पे सरकार पे, लेकिन ये पॉलिसी की मेकिंग की बात है। आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट कराना है। तो उसको कैसे हम लोग कंपेंसेट, लोड को कैसे कंपेंसेट करेंगे, तो ये हम इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। वो अपने मंडल में, अपने ब्लॉक में ये प्रयास किया जा सकता है। सर ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड फिर से बताइएगा सर। देखिए ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में सिंपल आम भाषा में लेमन टर्म में ये समझिए कि ऑन ग्रिड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा सोलर रूफटॉप अगर हमारे छत पे लगा है तो वो कनेक्टेड होगा लोकल पावर ग्रिड से। तो आप जो खपत करेंगे ऊर्जा, उसके बाद ऊर्जा ट्रांसफर हो जाएगा। मुझे अगर आपके पास एक्स्ट्रा जो भी आपका घरेलू डिमांड से घर का, उसके बाद वो चला जाएगा वहां पे स्टोर होगा, ताकि जिनको डिमांड ज्यादा है, सपोज करिए कि आपके घर का डिमांड 125 से या 100 ही है, तो 25 यूनिट बच रहा है, तो 25 यूनिट पावर ग्रिड को जाएगा। वो किसी और को, अगर किसी को चाहिए तो किसी और को मिलेगा, उसका आपको पैसा मिलेगा। नेट मीटरिंग के माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है। ऑफ ग्रिड में क्या है, सोलर आपका प्लेट है और उसमें आपका बैटरी लगा हुआ है। आप बैटरी से आपके बैटरी चार्ज हो रही है, आपको सारा कंजप्शन हो रहा है, तो आप सारा कंजप्शन कर रहे हैं, तो उसमें आप एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, एनर्जी आपके पास ही है कहीं और। उससे क्या हो गया, ऑन ग्रिड से वो पावर ग्रिड से कनेक्टेड रहेगा। उससे क्या होगा कि जिसको और डिमांड है वो किसी और को भी जा सकता है। क्लियर है? ठीक सर, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रोजगार, ये वही है महिला रोजगार योजना वाला, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसको जो ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। एलिजिबल कौन है इसमें, कौन एलिजिबल है? सभी महिलाएं एलिजिबल है या कुछ लोग एलिजिबल है? नहीं, 18 से 60 के बीच के। नहीं, सिर्फ 18 से 60 तो है, सिर्फ जीविका नहीं, जीविका दीदी अवेलेबल है। जो जीविका दीदी हैं वही अवेलेबल है, सभी महिलाएं सॉरी अवेलेबल नहीं, सभी महिलाएं के लिए नहीं है ये योजना। एलिजिबल कौन है? जो जीविका दीदी, जो जीविका से जुड़ी हुई है। 1 करोड़ समथिंग था ना डेटा हम लोग पढ़े थे अभी, 1 करोड़ 60 समथिंग था डेटा, 1 करोड़ 40 लाख। तो उतनी ही महिलाएं एलिजिबल है इस योजना के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली, जीविका से जुड़ी 18 से 60 साल की महिलाएं, अधिकतम 2 लाख मिलेगा। सबसे पहला किस्त 10,000 का मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी महिलाओं के लिए नहीं है। जीविका दीदी से जुड़ी हुई है, जो जीविका से पहले से जुड़ी हुई है, उसी के लिए ही है। और ये जीविका कोऑपरेटिव बैंक, वही हम लोग जो पढ़े उसका बनाया गया है, इसलिए ताकि बैंक से हेल्प लेना नहीं पड़े, डायरेक्ट अपना जीविका का अलग कोऑपरेटिव बैंक होगा। और बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा शुरुआत किया गया है, उसका नाम रखा गया है जीविका कोऑपरेटिव बैंक। तो ये ध्यान रखेंगे। इसको भी इस्तेमाल हुई विमेन एम्पावरमेंट में कर सकते हैं। जीविका के उत्थान में जीविका क्या क्या कर रही है, कौन कौन सा प्रयास कर रही है, वहां पे आप ऐड कर सकते हैं इसे। ये देखिए विमेन एम्पावरमेंट में बिहार सरकार का क्या प्रयास है, अभी आप लोग पढ़े ही होंगे, बाकी बहुत सारा अपडेशन है, उसको एक बार देख लेंगे। पंचायत में 50% आरक्षण है, नगर निकाय में 50% है, प्राथमिक विद्यालय में है, पुलिस में है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 33% है, कन्या उत्थान है, बालिका साइकिल योजना है। ये सब आपका फ्लैगशिप स्कीम है और इम्पोर्टेंट स्कीम है। ये सारा आपके लिप पे याद होना चाहिए, टंग पे एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको याद रखना। मुख्यमंत्री महिला योजना है, उसका ध्यान रखेंगे, चर्चा करने की जरूरत नहीं इसको। ये कारखाना था दो, यहाँ पे भारत बैगन मोकामा में था और मुजफ्फरपुर में था, ये बंद हो गया है। अब देखिए, अब इसको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे अपने इंटरव्यू के आंसर में। जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात होगी तो बियाडा जमीन का अधिग्रहण करती है, एक्विजिशन ऑफ लैंड। उसमें क्या है कि अब कई ऐसे
जैसे कि डालमिया नगर में है, सीमेंट का था, वहाँ पे कागज का था, कई सारी चीनी मिल है, और ये भारत बैगन का एग्जांपल में बताया कि मुजफ्फरपुर में है, मोकामा में है। तो ये सारा इंडस्ट्री बंद हो चुका है और लगभग 50 बीघा, कहीं 100 बीघा, कहीं 50 एकड़, 200 एकड़ जमीन ऐसे ही पड़े हुए हैं, यूजलेस, कोई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप ये सजेशन दे सकते हैं, अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं। उत्थान के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है, ठीक है, सिंगल विंडो पोर्टल है, बेड़ा अपना काम कर रही है, बिहार इन्वेस्टर्स मीट ला रही है, ये सब पॉइंट तो बताना ही है। साथ साथ कि और भी सर जो चाहे चीनी मिल बन गए, उसको चीनी मिल जो बंद हो गए हैं उसको या तो रिज्यूवनेट कर दिया जाए। जैसे आप देखिए गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्ट्री था, उसको रिज्यूवनेट कर दिया वर्तमान सरकार ने। तो ये प्रयास हमारी सरकार भी कर सकती है, बिहार सरकार भी कर सकती है, इसको करना चाहिए। जहां जहां हमारा इंडस्ट्री बंद हो चुका है, हम लोग उसको अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल है, ये आईपीडीएल है, भारत बैगन है, डालमिया नगर एग्जाम्पल है, फिर आपका ये जितने भी शुगर मिल है, सब एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। राजस्व महाअभियान स्पेशल सर्वे, जो सर्वे चल रहा था राजस्व सर्वे अभियान, वो अलग चीज है, ये राजस्व महाअभियान अलग चीज है। कोई बताइए क्या अंतर है? एनीवन प्लीज? सॉरी। और उस माह सर्वे में जो मतलब जमीन जो पूर्वज के नाम था, मतलब एक दो पीढ़ी जो पीछे उनके नाम था, वो अब जो करेंट में जो होंगे उनके नाम होगा। और उसमें सर्वे में था वो ऑनलाइन जो खेसरा ये सब तैयार होता है, वो ऑनलाइन तरीके से था। ये दोनों में यही अंतर है। सर राजस्व महाअभियान में जो हम लोग का जमाबंदी संख्या जो एग्जिस्टिंग है उसमें अपडेशन कराने का योजना चलाया गया है इसको। लेकिन जो हमारा जो नॉर्मल सर्वे चल रहा है उसमें हमारा नया खेसरा नंबर जारी होगा और उससे नया जमाबंदी संख्या जारी होगा और वो पूरा अपडेटेड ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। हाँ, कुछ हद तक ठीक है। देखिए, ये ध्यान रखना है, राजस्व महाअभियान और जो सर्वे चल रहा था, विशेष सर्वे कैंप, दोनों में ये बेसिक डिफरेंस। सच बात यही है कि अभी जो प्रतियां बांटी गई है, जमाबंदी की कॉपी बांटी गई है, जिनके पूर्वज के नाम से था, किन्हीं के दादा के नाम से, किन्हीं के पिताजी के नाम से, किन्हीं के परदादा के नाम से, तो वो जमाबंदी की कॉपी प्रत्येक रैयत को दिया गया है। रैयत मतलब किसान, प्रत्येक रैयत को दिया गया है। और वो रैयत अगर उसमें वर्तमान में दादाजी का था तो बेटे, 4 बेटे हो गए तो चारों बेटा में बच जाएगा और चारों बेटे के नाम से वो जमीन का वो अपडेशन किया जाएगा। ये राजस्व महाअभियान में प्रयास है कि जहां भी जिनका भी जमाबंदी हो रखा है, जिनके नाम से जमीन है, उसको हम बोलते हैं परिमार्जन। तो उसको क्या करना है? सुधार करना है। जहां भी त्रुटियां रह गई है उसको सुधार करना है। नाम में, किन्हीं का डेट ऑफ बर्थ में, किन्हीं का एरिया, रकबा मतलब ये होता है, किन्हीं का रकबा होना चाहिए था 10 एकड़, गलती से हो गया है 1.0 एकड़। कितना बड़ा मिस्टेक है। तो ये भूमि विवाद से ही 70% क्राइम भूमि विवाद से होता है। तो इसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और सर्वे में क्या है कि सर्वे किया जाएगा पूरे क्षेत्र का, कि किसके नाम से कितना जमीन है, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने के बाद क्या खतियान 2 पे चढ़ा कि नहीं चढ़ा, आज भी वैसे ही पहले से रखा हुआ है, रिकॉर्ड उसका देखा जाएगा क्या है रिकॉर्ड में। उसके अलावा म्यूटेशन हो गया तो उसमें अभी वर्तमान में किसके नाम से है, पूरा उसमें कौन कौन सा जो गैर मजरूआ आम जमीन है, गैर मजरूआ खास जमीन है, कैसे रहीन जमीन है, किसका जमीन है। सरकार अपना जमीन, भारत सरकार का भी जमीन कुछ है, कुछ बिहार सरकार का जमीन है, वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्योंकि उसमें आज भी ऐसा दिक्कत है कि बहुत सारे लोग क्या किए हैं, सरकारी जमीन को ही अपने नाम से जमाबंदी करा लिए हैं, म्यूटेशन करा लिए हैं। उससे क्या होता है कि जब सरकार की कोई योजनाएं धरातल पे जाना चाहती है तो पता चलता है कि जमीन ही नहीं है। हकीकत में खतियान में जमीन है, सरकारी जमीन, लेकिन ऑन द ग्राउंड नहीं है। तो सर्वे का मकसद क्या है कि एक तो आइडेंटिफाई करना है जो भी गैर मजरूआ आम सरकारी जमीन है, वो भी आइडेंटिफाई करना है। दूसरा,
जो अपडेट हो चुका है या म्यूटेशन हो गया है उसके नाम से, अभी तो उसमें चेंज नहीं हुआ, उसको करना है। इसमें क्या है, जो पहले से चीजें थी वैसा ही है, बस उसमें गलतियां जहां जहां त्रुटियां हैं, नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, रकबा में, उसको सही किया जा रहा है। या 4 भाई हैं तो 4 भाई में बटा है तो बट गया, तो चारों भाई के नाम से जमीन अभी तक नहीं लिखा है, तो ये चेंज हो, ये दोनों में अंतर है। इसका आप इंटरव्यू में कैसे इस्तेमाल करेंगे? इंटरव्यू में इस्तेमाल कैसे होगा? आप जब भी रेवेन्यू की बात होती है, लैंड की बात होती है, तो लैंड और लॉ एंड ऑर्डर आपस में इंटरलिंक्ड है। जहां पे लैंड डिस्प्यूट हुआ वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को फिर स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो अगर ये विवाद सॉल्व हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 70% क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब साइंस से चलने लगेगा। तो इसको आप बताएंगे कि अगर ये समस्या कई राज्यों में से मध्य प्रदेश में है, जो वहां पे क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन दोनों डिपार्टमेंट लिंक्ड है। म्यूटेशन कौन करती है? म्यूटेशन का जो काम है कौन करती है, कौन डिपार्टमेंट करती है? कोई जानते हैं इस बारे में? बस मैं बता रहा हूँ, ये रजिस्ट्रार के यहाँ होता है सर, निबंधन विभाग होता है। ठीक है, समझ गया मैं। देखिए, रजिस्ट्री जो होता है वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है, निबंधन विभाग, आपका पद आता है ना सब रजिस्ट्रार का। लेकिन म्यूटेशन का काम, जैसे रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए हम ही हैं, हम जाएंगे किसी के नाम से जमीन है, रजिस्ट्री कर दी। रजिस्ट्री का मतलब सिंपल समझिए कि जब हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन वो फॉर्म कंप्लीट कब होता है? जब हम लोग लास्ट सबमिशन करते हैं, सारा डेटा डाल देते हैं, तब होता है। तो रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति का, एक जमीन का कई व्यक्तियों के नाम से हो सकता है, लेकिन वो फाइनल जमीन कब होगा? जब वो म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन का हिंदी होता है दाखिल खारिज। उसके नाम से दाखिल हुआ, जो क्रेता है, जो बेच रहे हैं विक्रेता, उसके नाम से खारिज हुआ, कैंसिल। तो ये प्रक्रिया, म्यूटेशन का प्रक्रिया कौन करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो आज भी विवाद हमारे यहाँ इसलिए है क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री आसानी से हो जाती है बिना वेरिफिकेशन का, क्या वो जमीन किसी और के नाम से था, किसको बेचा गया, किसको खरीदा गया, ये क्लियर आउट नहीं करती है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सब रजिस्ट्रार, क्योंकि उसका काम नहीं है। उसका काम क्या है कि कोई आ रहे हैं, हाँ भाई आप राम महतो हैं, आपको लिखवाना है जमीन, रजिस्ट्री करवाना है, ठीक है, इतना शुल्क जमा कीजिए, आपका रजिस्ट्री हो गया। अब ये म्यूटेशन की प्रक्रिया कहाँ होगी? संबंधित अंचल में, सर्कल ऑफिस में। दैट्स वाई अब होता क्या है कि वो जमीन रजिस्ट्री हो गया, शुल्क दे दिया, वो तो फिर कहेगा कि मैंने तो रजिस्ट्री करा लिया, तो म्यूटेशन अब पता चला कि पहले से किसी और के नाम से जमीन है। तो रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन, जब तक किसी भी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो जाए तब तक वो जमीन का मालिकाना हक पूर्ण रूप से नहीं माना जाता है। ये बात आप क्लियर रखिएगा। तो इसी से लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है कि अगर इस दोनों को लिंक किया जाए, अभी प्रयास कर रही है और लिंक हुआ है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से अभी पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है ये काम। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दोनों को इंटरलिंक करना है कि किसी भी जमीन का रजिस्ट्री हो उससे पहले वो क्लियर हो कि हाँ यही व्यक्ति का जमीन है और यही व्यक्ति खरीदना चाह रहा है, उसमें ये कालाबाजारी नहीं है या किसी तरह का मालफाइड नहीं है। क्लियर है ये कंसेप्ट? और उसको आप इंटरव्यू में इस्तेमाल हो लॉ एंड ऑर्डर से कर सकते हैं, क्राइम रेट घटेगा, रेवेन्यू सरकार को आएगा, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो पाएगा। आगे बढ़े। कोई बताइए, ज्यादा हो गया क्या? मेरी आवाज जा रही है? यस सर, यस सर, सर आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। यस सर। तो ये बताने का मतलब ये है कि आपको पता हो कि क्या चलता है, कैसे प्रशासन चलता है, किसका क्या वर्क है। जब वर्क पता रहेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, आप वहां फंसेंगे नहीं। ये 5 साल में रोजगार देने की बात हुई है, 1 करोड़ रोजगार देने की बात हुई है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यही है, देखिए पढ़ लीजिएगा रस महाअभियान क्या क्या है इसमें, किस विभाग का है, कौन कौन सा न्यूज है। देखिए हम लोग तो पढ़े, अभी कौन सा चल रहा है एग्रीकल्चर रोड मैप, 4th 23 से 28 चल रहा है, उसमें क्या क्या है उसको देख लेंगे। कुछ कुछ देखिए कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है, इसमें डेटा है, ध्यान रख लेंगे।
रास्ता निकला। हाँ, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर रोड मैप में क्या क्या इनिशिएटिव है, बताइए कौन कौन सा इनिशिएटिव कोई बताइए, 3-4 बताइए, 4th वाला का। सर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा ऑयल Very good. सीड्स में। फिर सर और वेटरिनरी हॉस्पिटल होगा हर 8-10 पंचायत पे। ठीक है। 1500 हेक्टेयर में वाटर रिजर्वेशन के लिए वाटर ट्रेंचिंग का वो किया जाएगा। माइक्रो इरिगेशन पे ध्यान दिया जाएगा। फिर सर बीटल लीव्स के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। और सर फॉरेस्ट क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लैंड दोनों पे ट्री प्लांटेशन पे ध्यान दिया जाएगा, जिसमें 5 करोड़ टारगेट है गवर्नमेंट लैंड पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो यही सब है क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चर। इसका आप ये टर्म याद रखेंगे, सीड हब, ऑर्गेनिक कॉरिडोर, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, बाकी आपने बताया है, बहुत बढ़िया। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। हाँ, कस्टम हायरिंग बनाया जाए, तो ये सब ध्यान रखेंगे। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे भी काम होगा। तो ये सारा चीजें 4th एग्रीकल्चर में किया गया है, और ये डेटा है, कुछ डेटा है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कितना प्रोडक्शन हुआ है, अभी कितना है गेहूं का, मक्का का। 1 नंबर पे हम लोग मक्का में, नंबर 2 पे हैं, आम आलू में 3 पे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ये पितृपक्ष मेला क्यों मनाया जाता है, क्या है, कोई स्टोरी बता पाएंगे कोई? गया में क्यों होता है, गया में ही क्यों होता है, क्या कुछ स्टोरी कोई किसी को पता है कुछ? सर गया नाम के कोई असुर राम भगवान ने शायद यहाँ पे बताइए बताइए। सीता माता जो थी, जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई थी सर, तो सीता माता ने ही गौदान किया था। कुछ रिचुअल्स होते थे जो उन्होंने गया जी में ही पूर्ण की थी। इसके उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, जहाँ तक मुझे ये जानकारी। ठीक है, गुड। आपको बताइए, अलग अलग मैथोलॉजी है। हाँ बताइए। राम भगवान ने शायद सर यहाँ पे जो है दशरथ जी की मृत्यु के बाद जो पिंडदान किया था, ऐसे मानता सुना मैं। गयासुर नाम का तब से सर ये चला रहा है। हाँ बताइए, गयासुर वाला बताइए, क्या है गयासुर वाला? एक जैसा स्टोरी नहीं याद है सर, बस गयासुर असुर से रिलेटेड था। और एक वृक्ष कपि का दिखाता है, तो वृक्ष कपि एक हनुमान जी का दूसरा अवतार था, तो उससे रिलेटेड भी दिखाता है कुछ कुछ कहानी। सर हमारे बिहार में पिछले 15-20 दिन से हो रहा है पितृपक्ष, और कब से, जब से एजुकेशन कर रहे हैं तब से आपको पता है, फिर भी आप मैथोलॉजी पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। विष्णु भगवान ने गयासुर को वरदान दिया था कि अगर तुम्हारा चेहरा कोई देख ले डायरेक्ट, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर यमराज परेशान हो गए कि कोई मेरे पास आ ही नहीं रहा है, सब इसको देख के मोक्ष की प्राप्ति हो जा रही है। तो फिर देवताओं ने एक क्या बोलते हैं, यज्ञ किया, जिसके अनुसार फिर ब्रह्मा जी ने उसके पीठ पे एक शिला रख दिया था, गया जी के पीठ पे। और सर मतलब उसमें डीप नहीं पता इसी का मतलब, और जो भी है नहीं। तो ये विष्णु पद का मंदिर फिर कैसे आ गया, उसका भी क्या कंसेप्ट है सर? वो आइडिया हाँ, तो देखिए गया जो असुर थे। हाँ बताइए बताइए। गयासुर जो था, वो उसको विष्णु जी मारे थे पैर से, इसीलिए वो उसका ये हो गया था। हाँ, गया जो असुर था उसका था कि हम तो इतने पापी हैं, इतने ये हैं, और इतना, उस समय तो जंगल था, यहाँ कौन आएगा। तो जब वो तपस्या किया था तो वही विष्णु जी आए थे। विष्णु जी उससे वरदान, तो उससे पूछा गया कि क्या, तो वो अपना जब विष्णु पद जब रखे थे, इसलिए उनका नाम रखा गया है ना विष्णु पद टेम्पल। वहाँ का जो आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे विष्णु पद टेम्पल है, कि जब उनका पद रखा गया तो लोग आएंगे और साथ साथ उसके नाम से, कि जितने भी जो भी असुर हैं या जो भी नेगेटिव चीजें हैं, आकांक्षाएं या ईर्ष्या मोह, वो सारा कुछ उसको वहीं पे पितृदान कर देना है।
क्योंकि राक्षस के नाम से, असुर के नाम से तो कोई आएगा नहीं। तो जब वो तपस्या किए तो फिर वो भगवान विष्णु जी आए और उनका पद, इसलिए विष्णु पद की पूजा होती है टेम्पल की, और साथ साथ लोग अपना जो भी नेगेटिव चीजें हैं या जो पूर्वज के हैं पितृदान करने का। बाकी और भी ऐसा नहीं है कि किंवदंतियां सिर्फ एक ही है, राम जी वाला किंवदंतियां भी है। कहने का मतलब है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि हाँ अभी चल रहा था, क्या स्टोरी, कुछ बताओ स्टोरी, तो ब्लैंक नहीं हो जाना। आप बिहार में रह रहे हैं 20 साल से, 25 साल से, और आप देख रहे हैं 20 साल से कि वहाँ गया में पितृपक्ष मेला होता है, सरकार इतना प्रयास कर रही है, राजकीय मेला है, 15-20 दिन धूमधाम से मनाया जाता है। आई डोंट नो द मैथोलॉजिकल स्टोरी, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जो भी है उसको पढ़ लेंगे। और बाकी पर्यटन विभाग का इनिशिएटिव है कि अभी ऑनलाइन भी ई पिंडदान भी कर सकते हैं 23,000 रुपये में, जो नहीं आ सकते हैं, अलग अलग अपना पैकेज है ब्लिसफुल बिहार का। ये तो हो ही गया, हम चर्चा कर ही लिए इस पे। ये हॉकी वाला है, इसको ध्यान रखेंगे। ये देख लीजिए ग्रामीण सेतु योजना, ये एक योजना है। ये हमेशा पुल का जो न्यूज आता है, टूट गया फूट गया, हमेशा जब भी बाढ़ आता है तो उसका ये कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये ग्रामीण कार्य विभाग के अंदर आता है। और जितने भी पुल्स, चाहे वो पुल पुलिया हो या बड़े पुल हो, तो ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत किया जाता है। और इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, देखिए अब क्या लिखा, आसानी से मंडी तक पहुंच सकता है, बच्चों को स्कूल में जाने में एक तरह से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगा। और क्या क्या, और चुनौतियां क्या क्या है, जब भी बाढ़ आता है या पानी का बहाव जब तेज होता है तो पुल टूट जाता है, तो उसका एक रेगुलर मेंटेनेंस पॉलिसी हो, बिहार ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी हो। रोजगार, इन्हीं का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे। तो ये आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि पुल आजकल टूट बहुत देखने को मिल रहा है, उसमें करप्शन का ही बात है। तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑनलाइन बिडिंग होना चाहिए, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, साथ साथ और एक हाईली स्किल इंजीनियर हो, एक मॉनिटरिंग, उसमें सिटीजन चार्टर सिस्टम हो, ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो कि उसका कितना डेवलपमेंट हो गया, उसका क्या टाइम लाइन है, टाइम बाउंड क्या है, बहुत वगैरह वगैरह। आप उसमें पॉइंट वाइज आप आंसर बना कर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पंचायती राज विभाग का है, न्याय आपके द्वार। जिस तरीके से मैंने बात किया था ना, मिनी कलेक्ट्रेट, क्या नाम है, मिनी कलेक्ट्रेट ऑफ पंचायत, क्या नाम है, पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन नहीं, पंचायत सरकार भवन, PSB, ठीक है। तो पंचायत सरकार भवन में ही अब सारी सुविधाएं होगी। एक तरफ डेवलपमेंट का काम होगा, एक तरफ जुडिशियल सिस्टम, जो भी न्याय जस्टिस की बात होगी, छोटे मोटे विवाद जो भी हो गया, किसी का चोरी हो गया, किसी को छिड़कानी हो गया, बकरी चोरी कर लिया, छोटा मोटा विवाद जो भी ग्राम कचहरी से सुलझ सकता है ताकि थाना तक बात नहीं पहुंचे, मतलब किसी तरीके से उसको कम करना है। हम लोग पढ़ते हैं ना अल्टरनेटिव, क्या पढ़ते हैं बताइए पॉलिटी में, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, हाँ ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, उसी का एक बे है ग्राम कचहरी, ई ग्राम कचहरी। अब सारा क्या है, तो अब ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं। किसी को अगर लग रहा है तो वहाँ पे मंगलवार और शुक्रवार को सरपंच की अध्यक्षता में बैठती है, उसमें पंच रहेंगे, सरपंच रहेंगे। सरपंच को असिस्ट करने के लिए कचहरी सचिव होते हैं और साथ में न्याय मित्र होते हैं। न्याय मित्र जो होते हैं वो BLB किए होते हैं। ये पॉइंट किया गया है कि जहाँ पे लीगल असिस्टेंस की बात होगी, कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा, वहां से अगर बात नहीं थमती है तब फिर बात थाना भी जाता है, वहां से नहीं होती है तो राष्ट्रीय लोक अदालत RLD लगता है प्रत्येक 3 महीने पर, राष्ट्रीय लोक अदालत, तो वहां पर भी जाती है, फिर वहां पर रिजॉल्व होता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, जस्टिस अगर ग्राम पंचायत लेवल पे ही दिया जाए, छोटा मोटा मामला है उसको निपटाया जाए ताकि केसेज कम से कम हो। यही ग्राम कचहरी का कंसेप्ट है। तो आप यहाँ पे जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात होगी, या आपको लगे कि नहीं कुछ कैसे आप बदलाव कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि सर उस चीज को हम लोग छोटा मोटा विवाद होगा तो हम ग्राम कचहरी सुलझा लेंगे, SDM क्यों जाएगा उसके लिए। तो वैसा सेटअप रखेंगे, वैसा इम्प्लीमेंट कराएंगे, वैसा एग्जीक्यूशन होगा तभी तो हो पाएगा।
सरकार तो बहुत सारी पॉलिसी ले आ रखती है, लेकिन कितना बेहतर इम्प्लीमेंटेशन, कितना बेहतर एग्जीक्यूशन हो पाता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न ऑफिसर ही कर पाएंगे। उसमें आप ये बता सकते हैं। ये अभी जीडीपी आया है तो अभी बिहार का दूसरा नंबर पे है, तीसरा नंबर पे शायद, यूपी का 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे यूपी है। बिहार का देखिए 8.64 है, उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये इसका डेटा, ये जीडीपी के अनुसार डेटा निकाला गया है। तो अभी आप मान लीजिए जहाँ पे बात होगी कि कहा जाएगा कि बिहार आज भी पिछड़ा राज्य है, बिहार आज भी बीमारू राज्य है, वहाँ पे आप बता सकते हैं। सॉरी सर, मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि सर अभी वर्तमान में रिसेंट में एक डेटा भी आया सर, उसमें बिहार अभी तीसरा सबसे तेज विकास दर वाला राज्य है। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2nd नंबर पे है, तेलंगाना के बाद है। इतना जीडीपी, तो आप बताइए डेटा से उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए, जस्टिफाई कीजिए, तब है कि नहीं दे हैव द कंसेप्ट, दे हैव द फैक्ट, दे हैव द डेटा, दे हैव द लॉजिक। तो उसका बता दीजिए। ये न्यूज का ये है कि आप जैसे ही बात करें बिहार पिछड़ा राज्य है, बीमारू राज्य है, आप प्यार से कहिए सॉरी सर, पार्डन सर, क्षमा चाहती हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ सर, मैं देख पा रही हूँ। न्यूज का यही फायदा है, आप उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए हाँ, जो मैं बता रहा था, देखिए जमाबंदी की त्रुटियों में सुधार एवं अपडेट करने के लिए राष्ट्रीय महाअभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान नया अधिकार अभिलेख खतियान नहीं बनाया जा रहा है उसमें, लेकिन नया अधिकार, नया खतियान बनाया जाएगा जो सर्वेक्षण होगा, सर्वे। ये देखिए प्रगति यात्रा है, इसमें बहुत सारा प्रोमिसेस किया गया है वर्तमान सरकार द्वारा। ऑडिटोरियम का बात है, कॉलेज की बात है, डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा, मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, हवाई अड्डे का बात किया गया है, प्रखंड सांचल जहाँ पे पुराना वाला मॉडल है प्रखंड ब्लॉक, उसको भी डेवलप किया जाएगा। ये रिक्रूटमेंट है, पहले सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का ही रिक्रूटमेंट हुआ करता था, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बाकी जो एसोसिएट होते थे उसको एक्सपीरियंस के आधार पे, या जो प्रोफेसर होते थे, देखिए हायरार्की क्या है, पहले असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, असिस्टेंट के बाद उसके बाद होते हैं एसोसिएट, उसके बाद होते हैं प्रोफेसर, उसके बाद होते हैं एचओडी, उसके बाद होते हैं के प्रिंसिपल। ये हायरार्की है। तो पहले सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की ही रिक्रूटमेंट होती थी डायरेक्ट, उसमें भी लेट सेट हो जाता था, लेट सेट होने की वजह से एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में प्रमोशन नहीं मिलता था। तो अभी ये बिहार राज्य विधि सेवा आयोग प्रयास कर रही है कि अब एसोसिएट प्रोफेसर का भी एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालें। ये फॉर्म है भारत सरकार का योजना का, ये सामाजिक सुरक्षा योजना, इसमें 400 से 1000 रुपया हो गया है। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे जब बात होगा डेवलपमेंट विथ जस्टिस। बिहार सरकार का एक पॉलिसी ही है विकास के साथ न्याय। तो ये इसको जरूर आप बताएंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कितने तरह का पेंशन है, 6 तरह का पेंशन है, अभी लगभग कितना कर दिया गया है, 400 से 1100 कर दिया गया हो। कितने लाभार्थी हैं, 1 करोड़ 13 लाख डेटा है, याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि विरजन को भी मिलता है, सामाजिक सुरक्षा लक्ष्मी बाई किसको मिलता है, विधवा को मिलता है, डिसेबल्ड को मिलता है, कि आप ध्यान रखेंगे। ये आपका बिहार का न्यूज बताइए, समझ में आया या एनीवन? यस सर, काफी जी सर, समझ में आया। सर ये जो पीडीएफ है वो ग्रुप में भेजा जाएगा ना? हाँ, वो शेयर हो जाएगा, पेड ग्रुप में। कहने का मतलब देखिए, ये मैं बताया कि पेपर पढ़ने का क्या तरीका है, आप कैसे पेपर पढ़ेंगे। अब इसमें और भी न्यूज है, मैं दिखा देता हूँ, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। सर जो इंग्लिश मीडियम में इसका इंटरव्यू होगा, क्या उसके लिए अलग से सेशन है क्या? देखिए इंग्लिश में, देखिए इंटरव्यू में आप पहले ये जान लीजिए, ये कंटेंट, बिहार का कंटेंट आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। आप बिहार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो थोड़ा सा बिहार को आपको पढ़ना पड़ेगा। नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आप कवर कर लेंगे, लेकिन बिहार का न्यूज आपको बिहार के ही अखबार में मिलेगा, वो भी हिंदी के अखबार में मिलेगा। तो इस थोड़ा सा इसमें आपको अंडरस्टूड कर लेना है और पॉइंट बना लेना है, ठीक है। इसके लिए अलग से क्लास बिहार का स्पेशली नहीं हो पाएगा, बाकी हम क्लास लेंगे। लेकिन देखिए इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको बाइलिंगुअल चलना पड़ेगा,
इससे बेनिफिट आपको ही है, क्योंकि कई चीजें ऐसी होगी, कोई प्रोफेसर आपसे हिंदी में पूछ देंगे, तो प्रयास करिएगा कि अगर आप हिंदी में कंफर्ट हैं तो हिंदी में जवाब ही दे दीजिए, बेहतर रहेगा। अदरवाइज कहीं वो ईगो में ले लिए ना तो बड़ा खराब हो जाता है। और हमको 15 मिनट के लिए अपना ईगो एकदम जमीन पे गाड़ देना है, कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए वो ड्यूटी है, हमारे लिए एक नौकरी होने वाली है, ऑफिसर बनने वाले हैं। So this was the first class. अच्छा, आपका फर्स्ट क्लास था? हाँ क्या सर नया तो ज्वाइनिंग को कुछ दिख नहीं रहा है, पुराना मटेरियल कुछ भी। नया ज्वाइनिंग को सर मेरी भी फर्स्ट क्लास है। नया जो टेलीग्राम पे ज्वाइन किए हम लोग, तो उसको पुराना कुछ भी मटेरियल है वो कुछ भी नहीं दिखता है। सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। रुपेश सर थोड़ा सा बिजी हैं, आपको कल वो स्टार्ट कर देंगे स्टाफ को, कल आपको सब मिल जाएगा, ठीक है? जिनको नहीं मिला है। हाँ, और हम लोग का क्लास सर जो छूटा हुआ वो आगे से शुरू से चलेगा या फिर इसी में चल? नहीं, सब शुरू से चलेगा। देखिए, जो भी किसी को दिक्कत है आप हेल्प डेस्क पे मैसेज कर लेंगे। बात करना हो, किसी तरह का असिस्टेंट चाहिए, किसी भी तरह का, क्या हॉबी रखें, अब देखिए एकदम इंटरव्यू मोड में आ जाइए, ये एकदम बहुत जरूरी है। न्यूज़पेपर जो मैं बताया हूँ किस तरह से पढ़ना है, ये अभी से बना कर रखेंगे ना आप, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से यूटिलाइज करिए। और जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं, जिनका पहला क्लास है, उनको सभी सारा नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कल से वो मॉनिटर करेंगे। थोड़ा सा होता क्या, सैटरडे वीकेंड था तो वो भी नहीं थे, इसलिए स्टाफ का भी थोड़ा सा हो जाता है। तो कल से आपको सारा नोट्स भी मिल जाएगा और फिर से पूरा क्लास भी चलेगा। अभी मैं ये ऐसा क्लास ले रहा हूँ कि उसमें सभी लोग के लिए बेनिफिट्स है, जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, दोनों के लिए है। तो न्यूज़पेपर का हैबिट जो अगर पढ़ पा रहे हैं, वेल एंड गुड, नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम तो कराने के लिए हैं, लेकिन एटलीस्ट जो हमने न्यूज कवर किया उसको देखिए। मैंने कितना, हम बिहार महिला रोजगार योजना है, जीविका निधि वाला हो गया, राजस्व महाअभियान वाला हो गया आपका, फिर उधर पितृपक्ष वाला हो गया, फिर उधर आपका CCTNS वाला हो गया। मतलब आप अगर देखेंगे तो मुश्किल से 10-15 न्यूज होगा, उसको आप बना लेंगे तो अगले फिर वो न्यूज कवर बार बार आता रहता है वो न्यूज। एक बार आपने कवर कर लिया, बिहार नागरिक संहिता, बिहार नागरिक सूचना संहिता, वो कवर कर लिया, फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये न्यूज़पेपर को ऐसे यूटिलाइज करके पढ़ लेना है। अब बिहार का कंटेंट आपको इंग्लिश में नहीं मिलेगा, सॉरी फॉर दैट, बट आपको हिंदी का थोड़ा सा यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा कि हिंदी इंग्लिश नहीं देखना है, आपको जो कंटेंट सही लग रहा है कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट होगा पढ़ने के लिए? देखिए, हिंदी में, इंग्लिश में। हिंदी न्यूज़पेपर बिहार की न्यूज के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को? बिहार के लिए आप दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण, दोनों आपको जो कंफर्ट है, नहीं कोई एक बिहार के लिए। इंग्लिश में है तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, कोई एक पढ़िए, दोनों नहीं पढ़ना है, एक पढ़ना है। हाँ, लेकिन अभी आदत डाल लीजिए, अगर समय मिल रहा है तो हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश दोनों पढ़िएगा। वेल एंड गुड। हिंदी बिहार वाला, पटना संस्करण, नॉट दिल्ली संस्करण। क्यों? क्योंकि आपको बिहार का इंटरव्यू देना है। हाँ बताइए। आइडियली मान रहे हैं कि सर अभी से 60 to 65 डेज है या 90 डेज अपने पास इंटरव्यू के लिए, तो आइडियली कैसे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं प्लान वे में? सर मैं जानना चाहता हूँ। आइडियली हम लोग चर्चा किए हैं। देखिए, आइडियली प्लान यही है कि जो हमने 8 कॉपीज के बारे में चर्चा किया है, वो आपका डैफ है, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, हॉबी है, जो जहाँ से आपने 12th किया, 10th किया, ग्रेजुएशन किया, वहाँ का होम, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट, इसके बारे में हॉबीज हो गया, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट हो गया, PG सब्जेक्ट्स हो गया। इसके अलावा अगर आप सर्विस में हैं, सर्विस, बिहार का स्टैटिक, साथ साथ करेंट, और करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड वो तो देखेंगे ही, जो इम्पोर्टेंट न्यूज रहेगा। और लास्ट में किन्हीं का जॉब है। मतलब वही 6, 7, 8 है सेक्शन। इसका आप कॉपी बनाइए, अभी से कॉपी बनाइए और उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ये करना है कि अब आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ विदाउट मेंशनिंग योर नेम एंड डिस्ट्रिक्ट। अपने बताना, मैंने ये, मैं यहाँ से पढ़ाई किया है, मेरा शॉर्ट गोल ये है, मैं लॉन्ग टर्म ये गोल है, आई अपीयर्ड ये 2 times। हो गया 4 लाइन 5 लाइन का इंट्रोडक्शन में भी है कि शॉर्ट में 5 ही लाइन बताना है, लॉन्ग है तो 8 लाइन बताना है। उसका भी क्राइटेरिया है। नाम बताएंगे, नाम अगर नहीं पूछा नाम नहीं बताना है, चीजें आप शुरू करेंगे
कि मैं 10th यहाँ से किया, 12th यहाँ से किया, मेरी हॉबी ये है, मेरा शॉर्ट टर्म गोल था मेरा। अभी वर्तमान में मैं अभी यहाँ वर्किंग में हूँ, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ये है। 4 से 5 लाइन तो बताएंगे, लेकिन अभी पहले कंटेंट, इंटरव्यू में कंटेंट अनलिमिटेड है। हाँ सर, जब इंटरव्यू जैसे सर एक आखिरी सवाल ये था कि सर जैसे यूपीएससी में जो डेफ होता है एस्पिरेंट का, वो सामने बोर्ड मेंबर के पास रहता है ऑलरेडी। हाँ, तो बीपीएससी में भी बोर्ड मेंबर के पास अब मेरा जो डाटा होगा वो होगा क्या सब कुछ? हाँ होगा। या ऐसा बोला गया है नहीं, टोकन नंबर जाता है उनके पास? ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, नहीं ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। आपका डेटा उसके पास होता है, सो यू कांट ब्लफ देम, यू शुड मेंशन दैट। जो भरा है सब कुछ उनके पास होगा, उनको होगा। हाँ, उसमें आप ऐड ऑन कर दीजिए कि सर मुझे ये भी पसंद है। अच्छा, आपको ऐड ऑन करना। और जब लैंग्वेज को लेकर बात होती है इंटरव्यू में, तो उसमें सर जैसे कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज बोलना है या मिक्स करके बोल सकते हैं? नहीं, या तो आप हिंदी बोलिए या इंग्लिश बोलिए। हाँ, आप उसमें से हिंदी बोल रहे हैं तब उसमें इंग्लिश टर्म यूज कर सकते हैं, हिंदी बोल रहे हैं तो इसमें इंग्लिश बोल रहे हैं तो हिंदी टर्म जहाँ आपको लग रहा है कि यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको किसी एक लैंग्वेज पर आना है, या हिंदी पर रहिए इंग्लिश पर रहिए, दोनों मिक्स नहीं करना है। हाँ, टर्म यूज कर सकते हैं। हाँ, टर्म में यू आर टोटली फ्री, एक कोई बाउंडेशन नहीं है। हिंदी में इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ टर्म ऐसे होते हैं कि आप हिंदी में कंफर्ट होते हैं, हिंदी में ज्यादा वेलेवेट होता है। कुछ टर्म ऐसा होता है, अब टेक्नोलॉजी को तकनीकी बोलना सब बेहतर टेक्नोलॉजी बोलता है। एआई को लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं बोल पाएंगे, एआई ही बोलेंगे। तो वैसे टर्म को लेके कहीं बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, हाईली रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग लग जाइए और नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे फिर बहुत हौच पौच हो जाएगा, केओस हो जाएगा आपका तैयारी में। फिर पता चलेगा कि क्या पढ़ें क्या छोड़े। इंटरव्यू का आप देखिए, आपके जस्ट बगल में 71 है। इन लक अनफॉर्चुनेट की नहीं हुआ तो आपका ये तैयार किया रहेगा। आप मेंस देंगे फिर तुरंत इंटरव्यू देंगे, उसको बस क्या करना होगा, करंट अफेयर से अप टू डेट कर देना होगा। तो नोट्स कभी बेकार नहीं आएगा इंटरव्यू का। किन्हीं का सीएपीएफ एग्जाम है, देखे थे ग्रुप में चर्चा कर रहे थे, उसमें भी इंटरव्यू होता है। किन्हीं का यूपीएससी होगा तो ये बेकार, यूपीपीसीएस भी दे रहे होंगे। तो इंटरव्यू का नोट्स कभी बेकार नहीं जाता है। हम जितने भी क्लास लिए हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लास लिए हैं, हॉबीज पे क्लास लिए हैं, सब्जेक्ट्स पे क्लास लिए हैं, तो वो मैम भी आई थी, सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाने आई थी, अलग अलग वो आते रहेंगे, रेगुलर क्लास चलता रहेगा। तो कहने का इन द सेंस ये है कि पढ़ने का तरीका अभी थोड़ा सा इंटरव्यू मोड पे आ जाइए। देखिए अभी इसमें थोड़ा दिखा देते हैं, क्लास आज तो नहीं हो पाया इसमें। ये भी देखिए, ये नेशनल इंटरनेशनल में भी कुछ न्यूज है। अभी ये सब न्यूज का क्या है, आपके पास नोट्स बना लेना है। ये सब न्यूज को ये कंटेंट मिल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ हमारे यहाँ आयुर्वेद का जो है ये ब्रिटेन जर्मनी कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आयुर्वेद योगा हम लोग का तो वसुधैव कुटुंबम ये है। ये देखिए ये न्यूज भी है। तो ये देखिए मेरे में अवार्ड मिला है एजुकेट गर्ल्स। अब ये सब क्या है, अब ये मान लीजिए जो वीमेन है, फीमेल कैंडिडेट, ये बता सकती है, मेल ही बता सकता है। ऐसा कुछ अगर आपको सोशल इश्यूज की बात हो रही है चर्चा के, उसमें आप बता सकते हैं। ये एससीओ का जो समिट हुआ है उससे संबंधित है, क्या क्या बेनिफिट्स है। अब देखिए भारत कैसे अमेरिकी टैरिफ का झटका कम कर सकता है। अब उसमें अभी देखिए कितना अच्छा बात ये लिखा है कि रिसेंटली हम लोग बीते, देखिए दिख रहा है ना, बीते 7 वर्षों में हम लोग 7 नई इंडस्ट्री बनाए हैं। तो इसको देखिए आप इसका एक आंसर हो गया कि जिस तरीके से हमने 7 वर्षों में 7 नई इंडस्ट्री को सेटअप किया है, जिसे एक समय पर हम लोग सर्विस सेक्टर पे ही, आईटी सेक्टर उसी पे बस टिके रहते थे। तो उसको हम लोग कैसे स्वावलंबी बनाए, वोकल फॉर लोकल बनाए। देखिए इसमें देखिए यहाँ दिया है, डिफेंस में हम लोग सही बात है बहुत सारा काम किए हैं, एथेनॉल में काम किए हैं, एपीआई फार्मा में काम किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में काम किए हैं, सोलर एनर्जी में काम किए हैं, अच्छा खासा काम हुआ है। और हम लोग का रिन्यूएबल एनर्जी का भी परसेंटेज भी बढ़ा है, 47 के अराउंड हो गया है हम लोग अचीव करने के लिए। तो ये शिप बिल्डिंग है, एआई है, हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये आप बता सकते हैं, आंसर में एड ऑन कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमने 7 साल में 7 नई इंडस्ट्री बनाई, उसमें कुछ और एड ऑन कर सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर को ही उसमें कर सकते हैं, या जो कुटीर एमएसएमई है उसको और अधिक एक्सटेंडन किया जाने की जरूरत है।
अब उसमें आपका कितना है, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक नया नया कुछ और भी जनरेट होता है, नया आइडिया, नया इनोवेशन आता है। इसलिए पढ़ना है। कैसे अमेरिका टेरिफ को झटका, हम तो उसको कैसे हम लोग कम करेंगे, ये है, ये एग्जाम्पल है। अब जहाँ पे बात होगा सोशल इश्यूज में ये आएगा कि डिवोर्स कैंप, तो उसको अब इसमें क्या है, अब डिवोर्स कैंप में ये तो सिर्फ डिवोर्स से करवाना है, काउंसलिंग होना चाहिए, वही जो एडीआर हम लोग बात कर रहे थे, ऐसा काउंसलिंग हो कि क्यों, आखिर काउंसलिंग तो ये बेहतर इनिशिएटिव है। ये हमारे स्पोर्ट्स के लिए बनाया जा रहा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये चीन चाइना अमेरिका का चाहिए, इंडिया चाइना का, जो इंडिया और यूएसए का जो रिश्ता है उसमें कैसे खटास आ रही है, क्या क्या समस्या हो रही है। सेमिकॉन बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग कहाँ तक अभी क्या क्या कर पाए उसमें। विक्रम नया स्वदेशी चिप तैयार हो रहा है, तो ठीक है, सब टेक्नोलॉजी है, इसको देख सकते हैं। यूक्रेन को लेकर देखिए, अब साउथ कोरिया सेकेंड लार्जेस्ट हो गया एक्सपोर्टर अमेरिका के बाद, किसी के लिए मौका मिल गया युद्ध, ठीक है। वो हम लोग न्यूज कि वही हम लोग आपदा को अवसर हम भी बना सकते हैं, इंडिया भी बना सकता है, बशर्ते उसको अधिक हम लोग टेक्नोलॉजी R&D पे काम करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करें। ये देखिए कितना बेहतर न्यूज है। भारतीय शिक्षा सेवा, ये काम होना चाहिए था आज़ादी के समय ही, 1927 के समय ही, आज़ादी के समय 1950 में ही हम लोग आज़ादी के बाद ये काम कर दिए होते हैं। जिस तरीके से हमने IAS एस्टेब्लिशमेंट किया, IPS किया, उस तरीके से इंडियन एजुकेशन सर्विस भी होना चाहिए था, कि आज भी टीचर को हम उस तवज्जो से नहीं देख पाते हैं। सबसे लोएस्ट प्रोफेशन क्या है, कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन गया, जबकि दे आर नर्चरिंग द फ्यूचर। लेकिन आज अमेरिका में देखिए, अभी गीता गोपीनाथ वहां से IMF से रिटायर हुई है, मतलब खत्म हो गया उसका कार्यकाल, प्रोफेसर बन के पढ़ाने चली गई है। इज्जत होता है प्रोफेसर का, टीचर्स का। यहाँ हमारे यहाँ क्या है, अलग परसेप्शन है, हु विल चेंज। ये बहुत बेहतर इनिशिएटिव है। अभी आप यहाँ बता सकते हैं कि जैसे बिहार में बात करेंगे एजुकेशन का, तो ये आप ये रिकमेंड कर सकते हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ BS का, अब BPS का है, बिहार ब्रिटिश सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस, अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग, ये क्यों नहीं है? बिहार शिक्षा आयोग क्यों नहीं बनाया गया? शिक्षक आयोग क्यों नहीं बनाया गया? शिक्षा आयोग बनाया जाता। आज भी UPSC से काम चला रहे हैं, 50 तरह की चीजें हो रही है उसमें, तो वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये नया सब चीन का है, कुछ न्यूज है, ये टेररिज्म कनाडा वाला बात है, ये सब न्यूज है। मतलब आपको पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ उसको जो हाईलाइटेड न्यूज है उसका नोट्स बनाना है। क्लियर है? बाकी शेयर कर दिया जाएगा, लेकिन इसको यूटिलाइज करना है अपने इंटरव्यू के आंसर में, फैब्रिकेट करने समय, कम्युनिकेट करने समय, प्रेजेंट करने के समय आप बोलना है। इसको कब बोलेंगे? जब आप पढ़े रहेंगे, जब आप उसको पॉइंट वाइज अपने नोट्स में लिखे रहेंगे। इसलिए लिखने का आदत डाल लीजिए, अभी से 2 घंटा 4 घंटा समय इंटरव्यू पे दीजिए। ओके, हाँ, कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न हॉबी से है सर। एक ये पहले जो पढ़ाया उससे कहीं कुछ पूछना है, ये क्लियर है? सर आज के लिए क्लियर है सब कुछ। क्लियर है। हाँ बताइए, हॉबी से किन प्रश्न? हाँ सर, कह रहे थे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी लिटरेचर, और हॉबी में सर है मतलब हिंदी नॉवेल पढ़ते हैं सर, जैसे हिंदी साहित्य के जो उपन्यास होते हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो वो उसको हम डाल सकते हैं सर उसमें? हाँ डाल सकते हैं। तो आप जब जैसे आप नोवेल बताएंगे, कौन सा नोवेल पढ़ते हैं, फिक्शन पढ़ते हैं, नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, आपके फेवरेट राइटर कौन है, वर्तमान में कौन सा नोवेल पढ़ा है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है। कुछ जो अवार्ड है सरस्वती पुरस्कार से लेकर के आपको यहाँ ये मैन बुकर प्राइज से लेकर के ज्ञानपीठ पुरस्कार सब याद रख लेना है, किसको क्या मिला है, कौन सा बुक के लिए मिला है, उसका कुछ स्टोरी समरी AI से या YouTube से पढ़ लेना है। सब तो पढ़ नहीं पाएगा आदमी, लेकिन जो भी चर्चा में बुक रहा है उसको पढ़ लेना है। और नॉन फिक्शन देखिए, अब मान ली पूछा गया आपसे कि कौन सा रिसेंटली पढ़े तो ठीक है, अगर आपसे नहीं पूछा गया, अब सीधे पूछ दिया चाहिए बताओ द वेजिटेरियन पढ़े हो, ये बुक अभी चर्चा में था, या मान लिया हर्ट लाइन पढ़े हो, अब मान लिया ब्लैंक हो गए, अब ये बोल दें कि सर हम उस तरह का बुक नहीं पढ़ते हैं,
दिस इज नॉट गुड साइन कि आपका वो हॉबी है। तो क्या करना है, उसका समरी पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी हम लोग क्वेश्चन कैसे यूज कर सकते जैसे हैं। कि सिर्फ हिंदी उपन्यास पढ़ते हैं सर, तो उसमें मतलब वो तो वेजिटेरियन या फिर और कुछ उसमें नहीं कवर होगा सर? हिंदी उपन्यास तो हिंदी में ही मान लीजिए, अभी रिसेंट में हिंदी का ही तो है ना वो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो हिंदी वाला के मिला ना अभी जो हट लैंप पे, उसको तो हिंदी में भी तो आया है ना वो, तो हिंदी में नहीं आया है मैन बुकर, या आपका ये मिला है अभी मैं उर्दू वाला भूल रहा हूँ, उसमें देख सकते हैं बिहार में, बिहार का ही जो लेखक को मिला एक है ना मंगलेश डबराल साहित्य युवा पुरस्कार। हाँ बताइए। मेरा हॉबी रेडी नहीं है। जिनका हॉबी रेडी नहीं है, जो बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या रखें, वो हेल्प डेस्क को मैसेज कीजिएगा, हम लोग पर्सनल बात कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। कॉमन जो प्रश्न है कि हॉबीज जिनका है उसका हम लोग तैयार अलग अलग मोटा मोटी हम लोग करा देंगे। जैसे मान लीजिए किन्हीं का पोइट्री है, किन्हीं का रीडिंग नॉवेल्स बुक्स हो गया, किन्हीं का डांसिंग है, किन्हीं का सिंगिंग है, तो उससे जो कॉमन प्रश्न हो सकते हैं वो हम लोग करा देंगे क्लास उसका। सर जैसे कि मेरा साइलेंस प्रैक्टिस करना मतलब एक हॉबी है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ रेगुलर लाइफ में, तो क्या मैं साइलेंस प्रैक्टिस दे सकता हूँ कि एक हॉबी के तौर पे? साइलेंस प्रैक्टिस करते हैं, साइलेंस प्रैक्टिस जैसे कि हाँ, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कि साइलेंस प्रैक्टिस करना, मेडिटेशन, योगा, तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे अंतर देंगे करेंगे, बताइए, अंतर करिए, करिए अंतर। अभी तो सर नहीं आ रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या हॉबी दी जा सकती है? ऐसा रखिए, देखिए मतलब कुछ क्वेश्चन ही नहीं बना, वो बेकार चीज है ना, क्वेश्चन बने और आपको देखिए हॉबीज कोई बेकार नहीं होता है, बस वो क्लियर हो, पता चले कि वो 50 साल के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको समझ ही ना आए कि क्या हॉबी रख दिया है, फिर कुछ क्वेश्चन पूछ ही ना पाए। पॉडकास्ट रख सकते हैं पॉडकास्ट, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या है पॉडकास्ट, और जो पहले का इंटरव्यू होता था उसमें क्या डिफरेंस है, सब आपको तैयार करना हो, कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चन? अदरवाइज हम लोग क्लास ये खत्म करेंगे। बस वही है, जो आपको नोट्स मिल जाएगा उस नोट्स को आप लोग अपना नोट्स बना लेंगे कंटेंट करके। तो सर मैं नया हूँ तो कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ या कोई और कोर्स लंच होगी इंटरव्यू के लिए? आप कोर्स ज्वाइन कर लिए हैं? नहीं सर, मुझे तो आज शेयर किया है किसी स्टूडेंट ने, मेरे फ्रेंड ने बोला है कि काफी अच्छा है, मतलब एक बार देखो, और मुझे हेल्प डेस्क आप वहाँ सर्च करेंगे तो हेल्प डेस्क आएगा, ठीक है। आप हेल्प डेस्क उसमें है कॉन्टेक्ट में, उनसे आप बात कर लीजिएगा, आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी बात कर सकते हैं? अभी हाँ बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, उससे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। थैंक यू सर। अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हैं, तो अभी हम लोग को तो ये कॉमन ग्रुप में ही ऐड किया गया, पुराना वाले में, नया तो कोई टेलीग्राम का ग्रुप लगता है नहीं। नया ग्रुप बन जाएगा, जो भी जिनका नहीं है सब देखिए, जो क्लास चल रहा था पहले से उनको तो क्लास चलता ही रहेगा, और नए वाले का भी चलेगा, फिर से चलेगा क्लास, उसके लिए आप निश्चिंत रहें, 1 से 2 दिन में सब हो जाएगा सिंक्रोनाइज, कल से आपका सारा कुछ अरेंज हो जाएगा सिंक्रोनाइज में। सर कोई मेंस के लिए भी क्लास है क्या, जैसे 21 के लिए? क्योंकि 20 हाँ मेंस का चलेगा, नोटिस जाएगा सर, लेकिन मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ, मैं जैसे कि मेरा ईबीसी में है सर, और मेरे जो ऑफिशियल आंसर की आए हैं 78 बन रहे हैं, जबकि पिछले बार में ये सब भूल जाइए, अब चुपचाप तैयारी कीजिए मेंस का प्लस इंटरव्यू का, अच्छा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। ओके, जैसे कि पिछले बार से मेरा 15-16 नंबर घट गए, तो मुझे डर भी लग रहा है। देखिए मैसेज में चला गया है, मैसेज देख लीजिएगा, उसमें आ गया है, आप मैसेज करके बात कर सकते हैं इन टेक्स्ट पे, ठीक है। इन उसमें नंबर भी दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आप टाइम बांट लीजिए, कुछ मेंस के लिए समय दीजिए, कुछ आप इंटरव्यू के लिए समय दीजिए, तैयारी कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, हम क्लास वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।